हो गया। चलो अब नया टॉपिक है। अब प्रीति थोड़ा बहुत समझ में आएगा ना, अब तक कुछ समझ में थोड़ी है कौन सा टॉपिक चल रहा था, अभी तक आना भी नहीं चाहिए था ना, क्योंकि ये लोग 2 दिन से लगे हुए हैं इसी टॉपिक में। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है ना, अब आ जाएगा। अभी अपना सब यूनिट चल रही है ना लाइफ साइंस में, सेल बायोलॉजी चल रही थी ना। सेल बायोलॉजी में इतने दिन से हम पढ़ रहे थे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बाद में अपना नर्व इम्पल्स हो गया। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब ये तीसरा टॉपिक है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब जानते होंगे आप सब क्या होता है। 2 प्रोसेस होती हैं, एक तो होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। तो अभी तक जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था ना, वो हमने देखा था कि जो आयंस वगैरह हैं उनको सेल के अंदर कैसे इनटेक किया जाता है या कैसे बाहर भेजा जाता है। अब अपने पास में अगर बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल हों, बड़ा सब्सटेंस हो कोई, तो उसको कैसे सेल के अंदर लेंगे, कैसे सेल से बाहर भेजेंगे, तो उसके लिए प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। समझ में आ गई बात। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए होगी या लार्ज मॉलिक्यूल के लिए होगी, ये लार्ज मॉलिक्यूल के लिए है। बाकी कोई आयंस, मोनोपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड है तो उसके लिए अपने चैनल बने हुए हैं। अब देखो एंडोसाइटोसिस में क्या किया जाएगा, अंदर लिया जाएगा या बाहर भेजा जाएगा, अंदर लिया जाएगा, है ना। एंडोसाइटोसिस एक साइंटिस्ट था, उसने ये टर्म दिया था, कोई डी डुबे नाम से आपने सुना होगा ना। डी डुबे नहीं सुना? अरे दुबे जी अपने, अरे ये नाम नहीं सुना आपने? अरे ये दुबे जी थे लेकिन वहाँ फॉरेन में जाके दुबे हो गए। जैसे नाम था रविन्द्रनाथ ठाकुर, अब अंग्रेजों से बोलना तो आता नहीं ठाकुर, तो उसको टैगोर बना दिया। तो इन्होंने ये शब्द दिया था ना पहली बार, एंडोसाइटोसिस। तो आपको लगता है कि ये आएगा, साइंटिस्ट का नाम पूछेगा इसमें कोई, साइंटिस्ट का नाम बस इकोलॉजी में पूछेगा आपसे, तो वहाँ पे याद रख लेना है ना। तो एंडोसाइटोसिस जो होता है इसमें क्या किया जाएगा, जैसे ये सेल होगी और सेल के अंदर किसी सब्सटेंस को ऐसे बेसाइकिल बना के क्या किया जाएगा, इनटेक किया जाएगा। ये होती है प्रोसेस एंडोसाइटोसिस। तो सबना ये एंडोसाइटोसिस कितने टाइप का होगा, नहीं बोला जा रहा आज, सांस नहीं आ रही, ये तो बहुत बुरा हुआ। ऑक्सीजन की कमी है क्या यहाँ पे? अगर दिक्कत हो तो उधर ऑफिस साइड में जाके बैठ जाना। और कुछ मंगाना हो तो बताओ, मंगा देंगे आपके लिए। गर्म पानी, गर्म पानी कौन करके लाएगा? अमन ही ला सकता है। अरे अपने पास कॉपर की बोतल पड़ी होगी है ना, यहीं कहीं पड़ी होगी, नीचे ही होगी है ना। बहुत थोड़ी लगा है थर्मोकोल इसमें, और इंडक्शन रखा होगा है ना इधर वाली रूम में, इधर वाला रूम है ना ऊपर, उसमें पानी ऊपर से भर लेना, आरओ लगा उस रूम में ऊपर वाले में। नहीं अभी तो फ्री आदमी है ना, तो फ्री आदमी को भेजेंगे ना। चलो सपना पहले ही बताना चाहिए था ना, अपने पास पूरा सामान है गृहस्थी का। चलो है ना। तो एंडोसाइटोसिस 2 टाइप की होती है, एक तो होती है फैगोसाइटोसिस और दूसरी होती है फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, इसमें सॉलिड पार्टिकल को क्या किया जाएगा, इनटेक किया जाएगा, और इसमें तो जब सेल खाना खाएगी तब तो फैगोसाइटोसिस, और खाना खाने के बाद में पानी पिएगी तो पिनोसाइटोसिस। अरे ये वही प्रोसेस है, बस पीने को उसने
पिनोसाइटोसिस कर दिया है। तो जब सॉलिड पार्टिकल को सेल के अंदर इंटेक किया जाता है तब तो क्या बोलते हैं उसको, फैगोसाइटोसिस। और जब लिक्विड पार्टिकल को इंटेक किया जाएगा तो पिनोसाइटोसिस, है ना। ये दो प्रोसेस हैं। अब इनका जो साइज होता है नॉर्मली ये 250 नैनोमीटर के लगभग होता है ना साइज पार्टिकल का। इसमें लगभग 80 नैनोमीटर के लगभग होता है ना। किसमें, अमीबा भी तो एक सेल ही है, हो सकता है उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। अमीबा भी एक सेल है, सिंगल सेलुलर है ना। तो आप ये दो बातें इसमें नोट करो, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फिर हम इसमें अब पढ़ेंगे आगे, ये तो किस काम के नहीं है। अपने काम का है इसमें क्लेथ्रिन कोटेड बस, है ना, बाकी कोई काम का नहीं है ज़्यादा। तो अपने 945 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 55 और चाहिए 1000 करने में। अरे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अपने लिए, क्योंकि अपने यूट्यूब पे डिपेंड नहीं है। 10 दिन लेट हो जाएंगे, 20 दिन लेट हो जाएंगे। क्या देखो, ये उनके लिए ज़रूरी है, उनकी मजबूरी है जो यूट्यूब पे से ही पैसा कमाना चाहते हैं। अपना तो जो नॉर्मल धंधा चल रहा है वो चल ही रहा है। अब वहाँ से नहीं भी आए तो क्या फ़र्क पड़ता है अपने को। बाकी जिसको अच्छा लगेगा उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अगली वीडियो का अपने आप वेट करेगा। उसके लिए उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है अपने पे, दीप का ये बताओ। 1000-2000 सब्सक्राइबर कुछ नहीं मिलता है ना कीर्ति, बस ऐसे नाम हो जाएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, बाकी है ना कुछ नहीं मिलता ऐसे। मिलता 10,000 सब्सक्राइबर पे भी कुछ नहीं है। क्या क्या बोल रहे हो। और मतलब ऐसी कोई इनकम नहीं होती 10-20 हज़ार पर। लेकिन जैसे आप अगर कोचिंग इंडस्ट्री से, जैसे आप मान लो रील्स वगैरह बना रहे हो ना, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला ज़्यादा ना 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर से। आप किसी कोचिंग इंडस्ट्री चला रहे हो ना, उसमें आपके 10,000 हो जाएँ, या फिर जैसे आप किसी का प्रमोशन वगैरह करते हो, जैसे अनबॉक्सिंग वगैरह करते हो ना किसी आइटम की, तो आपको कुछ मिल सकता है। उसमें क्या होता है कि उसमें ऐड वगैरह मिल जाते हैं। जैसे हमारे 10,000 हो जाएँ तो हमको तो क्या फ़ायदा होगा कि अपनी कोचिंग चल रही है, 10,000 लोगों तक अपना नाम जा रहा है। तो अगर किसी को कोचिंग करनी है ऑफलाइन, तो वो सजेस्ट करेंगे कि वो कोचिंग अच्छी है, तो अपने को तो ये फ़ायदा हो जाता है। और जो अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं उनको कंपनी ऐड देती है कि हमारे मोबाइल का आप प्रमोशन करो, उनको वहाँ से पैसा मिल जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि यूट्यूब से कुछ मिलता है इनको, यूट्यूब से ऐसी कोई कमाई नहीं। 10,000 सब्सक्राइबर पर यूट्यूब से तो आएंगे आपके 1,000-2,000 रुपये महीने के आएंगे, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन आपको जो बाहर से ऐड वगैरह मिल जाता है ना, वहाँ से पैसा आता है। अब आप देखते नहीं, ये कोई ऐसा हीरो अभिनेता बचा है जो मतलब ड्रीम 11 उनका ऐड नहीं करता हो। हर कोई मतलब सट्टा लगाना, जुआ खेलना सिखा रहा है, कोई विमल खाना सिखा रहा है, कोई दाने दाने में केसर का दम, कुछ भी। क्यों? क्योंकि पैसा मिल रहा है, सीधी बात ये है। पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है ना। तो वो यूट्यूब नहीं देता इतना पैसा, यूट्यूब तो तब देगा आपको जब मिलियंस वगैरह में हो जाए। बाकी जो पैसा है आपका, आपको ऐड मिलना स्टार्ट हो जाता है ना ऐसे बाहर से, तो वहाँ से पैसा जनरेट होता है।
क्या? बाकी ये रील बनाने वाले तो कभी भी बेरोजगार हो सकते हैं। हाँ, टिकटॉक जैसे पबजी के फायर फाइटर्स थे, वो बेरोजगार हो गए, अब वो कहाँ जाए लड़ने के लिए। रील्स का तो क्या है, कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि या तो आपके पास कोई टैलेंट हो। जैसे अभी आज के टाइम पे चाय का धंधा चल रहा है, तो कितने साल चलेगा? साल, 2 साल, 3 साल बस। उसके बाद में फिर हालत होनी, जैसे चौधरी वाले ने बंद कर दिया ऐसे, जिस पे अपन चाय पीने जाते हैं ना, चौधरी वाले पे। आप तो गए हो ना कुछ, वो कर दी बंद। किसने? पंडित जी ने बंद नहीं की। पंडित जी का केवल चाय का धंधा नहीं है वहाँ पे, पंडित जी का बहुत सारा वो मल्टीपर्पज़ काम है वहाँ पे। हाँ, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे ना। देखो, जहाँ पे भी आपके पास स्किल्स नहीं होंगी, वो धंधा ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। जहाँ पे स्किल्स होगी वही धंधा लंबा टिकेगा बस। तो चाय बेचने में कोई कौन सी स्किल चाहिए बताओ? कभी भी कोई भी आपके बगल में आके खुल सकता है दुकान, उसमें कौन सी स्किल चाहिए? चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, ये अपने किसी काम का है नहीं, ये है अपने काम का है ना, क्लेथरिन कोटेड। अब हेडिंग डालेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। और इसमें किसको करेंगे हम इंटरनलाइज? कोलेस्ट्रॉल को। और कोलेस्ट्रॉल को हम क्या बोलते हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो कोलेस्ट्रॉल को अब क्या करेंगे? सेल के अंदर लेने की कोशिश करेंगे ना। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल या कोई सा भी लिपिड हो, वो डायरेक्टली ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं होता है ना। उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जो अपना ब्लड है वो तो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का, और कोलेस्ट्रॉल या कोई भी लिपिड होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का, तो उसको ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं सकते ब्लड में होके। तो हम क्या करते हैं, उस लिपिड या ट्राई एसिड ग्लिसरॉल जो भी होता है, उसके ऊपर एक फॉस्फोलिपिड की कोटिंग कर देते हैं, लेयरिंग कर देते हैं, और उसके चारों तरफ प्रोटीन बाउंड रहती है। तो अंदर तो हाइड्रोफोबिक मैटर भरा हुआ है, बाहर से कैसा है? पूरा हाइड्रोफिलिक नेचर का है। क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, तो आपको पता है फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं, मतलब टेल तो उनकी हाइड्रोफोबिक होती है और हेड हाइड्रोफिलिक होता है। तो टेल वाला पोर्शन तो अंदर रहेगा और हेड वाला पोर्शन बाहर रहेगा। तो टेल वाला तो उस लिपिड से इंटरेक्शन कर लेगा और हेड वाला ब्लड वगैरह से इंटरेक्शन करके आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो लिपिड का ट्रांसपोर्ट ऐसे सीधे सीधे नहीं होगा, उसका फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का कोटिंग करके है ना कराते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल या LDL को हम सेल के अंदर लेंगे, किसके थ्रू? रिसेप्टर के थ्रू। और वेसाइकल कौन सी होंगी? क्लेथरिन कोटेड, अभी जो नाम लिखाया था ना, उसके थ्रू अंदर लेंगे। तो देखो ये एक सेल बनाई हमने, और इस सेल के ऊपर क्या होता है? इसका मिलता है रिसेप्टर। तो इस रिसेप्टर के थ्रू हम अंदर लेंगे किसको? कोलेस्ट्रॉल को। और कोलेस्ट्रॉल को और क्या बोलते हैं हम? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जब ये इसके ऊपर आके बाइंड करेगा, तो इस रिसेप्टर का नाम भी हमने क्या रख दिया? LDL रिसेप्टर। और इसके ऊपर आके बाइंड किसको कराना है हमको? तो ये जो रेड, ये तो चल ही नहीं रहा, ये जो ग्रीन कलर वाला है ना, इसका नाम क्या है? कोलेस्ट्रॉल है ना इसका नाम। तो सबसे पहले अपना रिसेप्टर था, और कोलेस्ट्रॉल अभी इसके ऊपर आके क्या करेगा? बाइंड करेगा।
तो जैसे ही कोलेस्ट्रॉल इसके ऊपर आके बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर की जो इंटरनलाइजेशन वाली प्रोसेस है, मतलब इसको अंदर लेने वाली प्रोसेस, वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अभी नहीं बनाना है ना इसको, सेल अभी है ना, टाइम के साथ में साइज और शेप चेंज हो सकता है। तो इस इतने पोर्शन को क्या कर लिया जाएगा, इसको अंदर कर लिया जाएगा। इसके ऊपर कौन बाइंड है, कोलेस्ट्रॉल। जैसे ही ये इंटरनलाइजेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इसके ऊपर एक प्रोटीन आके बाइंड होना स्टार्ट हो जाती है ना। ये क्या नाम है इस प्रोटीन को, अडेप्टर प्रोटीन। तो ग्रीन कलर में कौन सी प्रोटीन है, अडेप्टर प्रोटीन। मैंने कौन सा कलर बनाया, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर तो अपनी क्लास में होता ही नहीं है वैसे भी। कौन सा कलर है ज्योति, ये तोता कलर बोलते हैं इसको। तोता नहीं देखा आपने, ये ऐसा ही होता है लगभग, ये हाँ लगभग ऐसा होता है। उसको तोता को इसलिए हरिया बोलते हैं ना, हाँ गांव में हरिया बोलते हैं उसको। अब गांव में तो आप रही नहीं तो आपको क्या पता क्या क्या बोलते हैं। हाँ सुआ भी बोलते हैं, सुआ भी बोलते हैं, सुक बोलते हैं संस्कृत में। चलो आप देखो है ना, तो जैसे ही ये इंटरनलाइजेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उस पर एक प्रोटीन आके बाइंड हो जाती है, इसका नाम है अडेप्टर प्रोटीन। और ये अडेप्टर प्रोटीन कई टाइप की होती हैं, जैसे अडेप्टर प्रोटीन 1, अडेप्टर प्रोटीन 2, 3, 4 ऐसे बहुत टाइप की हैं। लेकिन यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए स्पेशल कौन सी प्रोटीन है, अडेप्टर प्रोटीन 2। इसको हम शॉर्ट में नाम देते हैं AP2। क्या नाम देंगे इसको, AP2। एडेप्टर प्रोटीन 1, AP1, AP2, AP3, AP4 ऐसे बहुत टाइप में हमने कैटेगराइज कर रखा है। लेकिन यहाँ पे कौन सी प्रोटीन आती है, AP2 आती है। जैसे ही AP2 आएगी कौन सी प्रोटीन बना रहा हूँ मैं, ये AP2। और यहाँ पे कौन था अंदर, रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर था, LDL। और इसके ऊपर कौन बाइंड था, कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो अडेप्टर प्रोटीन आ जाती है, इसके बाद में प्रोटीन आती है आपकी क्लैथरिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन आ गई है, क्लैथरिन प्रोटीन। तो अब ये एक वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ना। तो सबसे पहले अडेप्टर प्रोटीन आएगी, उसके बाद में क्लैथरिन प्रोटीन आएगी। अब ये एक वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर बन गई, लेकिन अभी ये वेसाइकल टूटी नहीं है ना, अभी जुड़ी हुई है ना मेम्ब्रेन के साथ में ही। तो अब इस वेसाइकल को क्या करना पड़ेगा, पिंच ऑफ करना पड़ेगा ना। अलग करने को बोलते हैं पिंच ऑफ। और इस प्रोटीन का नाम क्या था, क्लैथरिन। क्लैथरिन प्रोटीन जो होती है एक ट्राइमेरिक टाइप में होती है, मतलब ट्राई स्केलेटन टाइप में है। मतलब 3 इसमें हैवी सब यूनिट होती हैं, 3 लाइट सब यूनिट होती हैं। जैसे आपने इम्यूनोग्लोबिन पढ़ा है ना, उसमें 2 होती हैं, इसमें 3 होती हैं। तो ये थी आपकी अडेप्टर प्रोटीन, कौन सी वाली, AP2। और इसके ऊपर कौन सी प्रोटीन थी, क्लैथरिन प्रोटीन। और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। अब क्या होता है, अब इसको वेसाइकल को हमें अलग करना है ना सेल में। तो अलग करने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन आती है जो इसमें मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल करने का काम करती है इसका। तो इस प्रोटीन का नाम होता है डायनामिन। डायनामिन प्रोटीन किस काम में आती है, पिंच ऑफ करने में। पिंच ऑफ का मतलब जानते हो, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग करने की प्रोसेस का नाम क्या दिया है हमने,
पिंच ऑफ करना। तो उसके लिए कौन सी प्रोटीन काम में आती है? तो ये किसका हाइड्रोलाइसिस करेगी? जीटीपी का, है ना। तो डायनामिन प्रोटीन क्या करती है? जीटीपी को किस में चेंज कर देगी? जीडीपी में। तो ये ध्यान रखना है ना। तो बेस साइकिल को पिंच ऑफ कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? डायनामिन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और डायनामिन को जीटीपी की ज़रूरत पड़ती है। जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस करके इस बेस साइकिल को क्या कर दिया जाएगा? पिंच ऑफ कर दिया जाएगा। अभी प्रीति साथ साथ में नहीं बनाना होता है ना, आपको बनाने के लिए टाइम दिया जाएगा प्रॉपर, फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए पहले समझना है इसको। सबसे पहले क्या हुआ था, देखो कोलेस्ट्रॉल जो था एक सेल के पास आया, तो सेल उसको डायरेक्ट नहीं लेगी क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी प्रोटीन का वो है ना, तो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमने एक रिसेप्टर रखा है जिसका नाम है रिसेप्टर का एलडीएल रिसेप्टर। जैसे ही उस एलडीएल रिसेप्टर के ऊपर कोलेस्ट्रॉल आके बाइंड करता है तो इंटरनलाइजेशन वाली प्रोसेस क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी प्रोटीन बाइंड करेगी? अडैप्टर प्रोटीन 2। और अडैप्टर प्रोटीन 2 किसको रिक्रूट करती है? क्लैथरिन प्रोटीन को। क्लैथरिन प्रोटीन जैसे ही आ जाती है तो बेस साइकिल बन के कंप्लीट हो गई। अब इस बेस साइकिल को हमें क्या करना है? यहाँ से अलग करना है, डिटैच करना है। तो अलग करने की प्रोसेस का नाम क्या है? पिंचिंग ऑफ। और पिंचिंग ऑफ करने के लिए कौन सी प्रोटीन आती है? डायनामिन। तो ये जो प्रोटीन आई है इस प्रोटीन का नाम क्या है? डायनामिन। डायनामिन प्रोटीन क्या करती है? जीटीपी को जीडीपी में चेंज करके एनर्जी प्रोवाइड कराती है उसको अलग करने के लिए। समझ में आ गई बात? अब दीप का ये बेस साइकिल हो गई अलग। और इसके ऊपर कौन कौन था अभी? ये तो कौन सी प्रोटीन थी? AP2। और ये कौन सी प्रोटीन है? क्लैथरिन। तो ये बेस साइकिल टूट के कहाँ पे आ गई है? अंदर आ गई है। और इस बेस साइकिल के अंदर ये अब सब कुछ है, अपना लिगेंड भी है, रिसेप्टर भी है। अब प्रीति क्या होता है, साथ साथ में डायग्राम क्यों नहीं बनाना होता? क्योंकि सेल का साइज जो है वो हाईली वेरिएबल है। जैसे मैंने डायग्राम बना दिया और आपने छाप लिया और मैं बोल दूं कि ये तो गलत था डायग्राम, ऐसे बनेगा ये, फिर जिस धोखा हो जाता है ना। क्योंकि अपने पास इरेजर है और आपके पास इरेजर है नहीं, ये अंतर है ना। तो इसलिए साथ साथ में नहीं बनाना होता। तो अब हमें क्या करना है एक्चुअल में, इसको अंदर लेने का अपना टारगेट क्या था? अंदर क्यों लिया इसको? कहीं ना कहीं अब जैसे कोई भी पार्टिकल बाहर से आता है तो पहले उसको लाइसोसोम के साथ में फ्यूज़ करवाते हैं। जैसे खाना जो है आप जो भी खाते हो प्राइमरी तौर पर डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? अपनी इंटेस्टाइन में, स्टमक में होता है। डाइजेस्ट होने के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद में फिर वो सेल के पास में जाएगा, फिर सेल में जाके फिर से क्या होगा? उनका डाइजेशन होगा, तभी तो एनर्जी मिलेगी ना। तो ये तो अभी आपका इंटेस्टाइन और स्टमक लेवल पे होता है। उसके बाद में फिर कहाँ पे होगा? सेल लेवल पे ना। सेलुलर लेवल पे भी तो होता है ना, जैसे अपन ग्लाइकोलाइसिस करवाते हैं, क्रैब्स साइकिल चलाते हैं, तो वो सेलुलर लेवल पे ना डाइजेशन है फूड का। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बेस साइकिल थी, इस बेस साइकिल को क्या करेंगे, ये जो इसके ऊपर जितने भी हमने कोटिंग की थी ना, इन कोटिंग को वापस से क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। तो ये जो आपकी प्रोटीन थी वो क्या हो गई? यहाँ से हट गई है ना इसके ऊपर से। और जो क्लैथरिन प्रोटीन थी वो भी हट गई उसके ऊपर से। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जैसे पील ऑफ। पील ऑफ का मतलब होता है एक तरह से छिलका उतारना। नहीं सुना रियल लाइफ में नाम पील ऑफ? पील ऑफ का मतलब क्या होता है? छिलका उतारना। तो इसके ऊपर जो भी हमने कोटिंग की थी, आवरण चढ़ाया था, उसको वापस से उतार दिया। उस प्रोसेस को नाम दिया है पील ऑफ। अब पील ऑफ करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पील ऑफ करने के लिए कौन आता है? यहाँ पे दिख रहा है क्या? पील ऑफ वाली प्रोसेस के लिए एक प्रोटीन है जिसका नाम है HSP70। इसके पास में कौन सी पावर होती है?
ATP को हाइड्रोलाइसिस करने वाली ATPase ओवर होती है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन आता है? ऑक्जिलिन एक प्रोटीन है जो HSP70 को एक्टिवेट करके जाती है, तब जाके इसकी जो ATP को हाइड्रोलाइसिस करने वाली पावर है वो एक्टिवेट होगी, तब जाके ATP हाइड्रोलाइज होगी और इसके ऊपर से जो भी कोटिंग थी उसको उतार दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? अब क्या करेंगे, अब इसको फ्यूज़ कराएंगे लाइसोसोम के साथ में। अपने सेल के अंदर जो भी जाता है वो लाइसोसोम के साथ में फ्यूज होकर तब उसका डाइजेशन होता है, क्योंकि जो आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? सेल में, लाइसोसोम के पास में। तो इसको हम नाम देते हैं एंडोसोम। क्या नाम होता है इसका? एंडोसोम। अभी प्रोसेस कौन सी थी? एंडोसाइटोसिस। और इस पार्टिकल का नाम क्या है? एंडोसोम। तो एंडोसोम को हमेशा किसके साथ फ्यूज करवाओगे? लाइसोसोम के साथ में। तो ये तो था आपका एंडोसोम। और ये ग्रीन कलर में क्या था? लाइसोसोम। तो देखो इसमें एंजाइम्स थे। एंजाइम क्या करेंगे, इस रिसेप्टर को और कोलेस्ट्रॉल को दोनों को यहाँ से अलग कर देंगे। तो जो कोलेस्ट्रॉल है उसका तो आगे यूटिलाइजेशन होगा, और बाकी क्या करेंगे, इसकी बाद में दो वेसाइकल बनती है ना, ऐसे एक वेसाइकल में तो ये मटेरियल आ जाएगा, और जो बेस्ट पार्ट बचता है ना, रेजिडुअल पार्ट बचता है, उसको दूसरी वेसाइकल में पैक कर देते हैं। तो देखो लाइसोसोम और एंडोसोम दोनों फ्यूज हुए। फ्यूज होने के बाद में जो बेस्ट मटेरियल बचता है उसको तो एक वेसाइकल में अलग से पैक कर देते हैं, और बाकी लाइसोसोम के अंदर आ गया ना, उसको एक अलग वेसाइकल बन गई, तो ये तो आगे डाइजेस्ट होता रहेगा। और जो रेजिडुअल पार्ट है वो दूसरी वेसाइकल में पैक कर दिया ना, इसको बोलते हैं हम, देखो पहले होता है प्राइमरी एंडोसोम, उसके बाद में होता है लेट एंडोसोम, और उसके बाद में होता है रिसाइकल एंडोसोम। तो अब मैं इसको डायरेक्ट रिसाइकल एंडोसोम बोल रहा हूँ, है ना। पहले प्राइमरी आता है, फिर लेट आता है, उसके बाद में रिसाइकल आता है। तो ये कौन सा है? रिसाइकल वाला है। तो देखो ये तो इसके अंदर तो कोलेस्ट्रॉल आ गया, और बाकी ये जो मेम्ब्रेन, ये जो वेसाइकल थी जिसको हमने रिसाइकल एंडोसोम बोला है, ये वापस से कहाँ पे आ जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में आके रिसेप्टर को वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगा दिया जाएगा ऐसे, और आफ्टर सम टाइम ऐसे हो जाएगा रिसेप्टर। समझ में आ गई बात? रिसेप्टर जहाँ था वहीं लौट के आ गया वापस से, और जो कोलेस्ट्रॉल था उसको हमने अंदर भेज दिया। तो इस तरीके से एंडोसाइटोसिस होता है किसका? अब आपके चेहरों से ऐसा लग रहा है कि केवल 10-20% ही समझ में आया सबको। हैं? कौन सा? वो तो पूरा ही बताना पड़ेगा, आपके चेहरों से लग रहा है। चलो, है ना। देखो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी मटेरियल को हमें सेल के अंदर लेना होता है तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, उसका एक रिसेप्टर मिलेगा। उस रिसेप्टर के ऊपर सबसे पहले कोई लिगेंड आके बाइंड करेगा। अब इस रिसेप्टर के लिए लिगेंड हो गया ना कोलेस्ट्रॉल, तो ये इसके ऊपर आके बाइंड कर गया। जैसे ही बाइंड करता है तो इंटरनलाइजेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी प्रोटीन आके बाइंड करती है? अडैप्टर प्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल के केस में नाम है ना अडैप्टर प्रोटीन 2, है ना, AP2। और अडैप्टर प्रोटीन 2 किसको रिक्रूट करेगी? क्लेथरिन प्रोटीन को। और जैसे ही क्लेथरिन प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है उसके बाद में अब उसको हमें अलग करना है, तो अलग करने को बोलते हैं पिंच ऑफ। और पिंच ऑफ करने के लिए कौन आता है? डायनामिन। और डायनामिन किसका हाइड्रोलाइसिस करती है? GTP का। GTP को GDP में चेंज कर देगी। उसके बाद में वेसाइकल आ गई अंदर। अब ये जो कोटिंग वगैरह करवाई थी ये हमने केवल उसको स्पेसिफिसिटी देने के लिए है, पिंच ऑफ करवाने के लिए, ये इसके लिए करवानी पड़ती है। बाकी अंदर जाते ही जो हमने कोटिंग की थी उसको वापस से हटाना पड़ता है, तो हटाने को बोलते हैं पील ऑफ। पील ऑफ करने के लिए कौन आता है? HSP70।
किसका हाइड्रोलाइसिस करेगा ये? एटीपी का, है ना। और इसकी एटीपीएच पावर को एक्टिवेट करने के लिए कौन आता है? ऑक्जिलिन आता है। तो ऑक्जिलिन आके इसको एक्टिवेट करता है HSP70 को, जिसकी वजह से एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा और जो हमने AP2 और क्लेथरिन की कोटिंग की थी वो हट जाएगी। उस पार्टिकल का नाम होता है एंडोसोम। जो भी अपनी पूरा अंदर आया वेसाइकल के अंदर है उसका नाम क्या है? एंडोसोम। अब कोई सा भी एंडोसोम हो, फाइनल टारगेट यही है कि उसको लाइसोसोम के साथ में फ्यूज करवाते हैं। लाइसोसोम ही तो डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम के पास में होते हैं। अब उसमें क्या होता है, डाइजेस्ट करने के बाद में उसमें से 2 वेसाइकल बनती हैं। एक वेसाइकल में तो डाइजेस्टिव पार्ट होगा और जो अनडाइजेस्टिव पार्ट होता है उसको रेजिडुअल बॉडी बोलते हैं, या उसको बोलेंगे रिसाइकल्ड एंडोसोम। एंडोसोम 3 टाइप का होता है। जो अभी पील ऑफ करने के बाद में बना है वो तो प्राइमरी एंडोसोम, फिर जो लाइसोसोम के साथ में फ्यूज होगा वो लेट एंडोसोम, और उसके बाद में 2 वेसाइकल बनेंगी। तो लास्ट में जो बनेगा उसको क्या नाम देंगे? रिसाइकल एंडोसोम। तो उसको वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवा दिया जाता है। अगर वेस्ट मटेरियल होगा तो वो तो एक्सोसाइटोसिस कर दिया जाएगा सेल से बाहर, और कोई मेम्ब्रेन का पार्ट होगा वो मेम्ब्रेन में बाउंड हो जाएगा। समझ में आ गया बात? तो रिसाइकल एंडोसोम वापस से जाके मेम्ब्रेन से बाउंड कर जाएगा, रिसेप्टर तो मेम्ब्रेन से बाउंड रह जाएगा, बाकी वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर भेज दिया जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है ना एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस में। नहीं आया समझ में? आ गया? तो एक बार छाप लो, फिर और थोड़ा सा आ जाएगा समझ में, फिर एक बार और समझा देंगे तो और थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्लेथरिन का काम क्या है? क्लेथरिन का काम है स्पेसिफिसिटी देना। क्या? हाँ क्या? डायनामिन प्रोटीन तो मेम्ब्रेन से अलग करने का काम करती है, एक तरह से वेसाइकल को कट करने का। अब इनका क्या करें, नए बच्चों को बताते हैं नहीं, कुछ मुंह से बोलते नहीं हैं। हाँ देखो एक बार और समझ लो, कोई भी लिगेंड आएगा अगर वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगा उसका, तो मेम्ब्रेन के ऊपर उसका एक रिसेप्टर भी मिलेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर लिगेंड का नाम है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो उसके रिसेप्टर का नाम क्या हो जाएगा? LDL रिसेप्टर। तो जैसे ही लिगेंड रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड करेगा तो इंटरनलाइजेशन वाली प्रोसेस क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी प्रोटीन आके बाइंड करेगी? अडप्टर प्रोटीन 2। और अडप्टर प्रोटीन किसको रिक्रूट करती है? क्लेथरिन प्रोटीन को। क्लेथरिन प्रोटीन अडप्टर प्रोटीन जैसे ही आ जाती है उसके बाद में अब उस वेसाइकल को हमें वहाँ से अलग करना होता है। तो अलग करने वाली प्रोसेस का नाम है पिंच ऑफ, और पिंच ऑफ कराने के लिए कौन आता है? डायनामिन। डायनामिन GTP को हाइड्रोलाइसिस करके पिंच ऑफ करा देती है ना उसको, वेसाइकल को। जैसे ही वेसाइकल सेल के अंदर पहुंच जाती है तो अब वापस से उसकी अनकोटिंग करनी होती है। अनकोटिंग को क्या बोलते हैं? पील ऑफ। और पील ऑफ करने के लिए कौन आता है? HSP70। HSP70 के पास में ATPase पावर होती है, मतलब ATP को हाइड्रोलाइसिस करने वाली पावर। और उसको एक्टिवेट करने के लिए कौन आता है? ऑक्जिलिन आता है ना। ऑक्जिलिन उसकी ATPase पावर को एक्टिवेट करके जाता है। अब जैसे ही पील ऑफ हो जाती है उसका नाम हम देते हैं एंडोसोम। एंडोसोम 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंडोसोम, लेट एंडोसोम और रिसाइकल एंडोसोम। प्राइमरी एंडोसोम क्या करेगा? जैसे ही पील ऑफ हो जाता है उसके बाद में बन जाता है, फिर उसके बाद में वो लाइसोसोम के साथ में फ्यूज हो जाएगा। उसके बाद में लेट एंडोसोम बनेगा। अब उसके बाद में एक तो ऐसा एंडोसोम होगा जिसमें जो उसका डाइजेस्टिव पार्ट है वो आ जाएगा, और एक ऐसा होगा जो अनडाइजेस्टिव पार्ट होगा या सेल के काम का नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी बोलते हैं, और उसको वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में भेज दिया जाता है। तो जो मेम्ब्रेन का पार्ट होता है वो तो मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाएगा, बाकी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ECF में चला जाएगा। समझ में आ गई प्रोसेस? तो इसमें काम की बात बस यही तो थी, अडप्टर प्रोटीन आई, क्लेथरिन प्रोटीन आई, डायनामिन आई, और उसके बाद में पील ऑफ करने के लिए HSP70 आई। बस इतनी सी बात है। हाँ कौन?
देखो लाइसोसोम जैसे प्राइमरी एंडोसोम पूछा जाए तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक मिलेगा वो प्राइमरी होगा, फिर उसके बाद में जो फ्यूज होगा वो लेट एंडोसोम होता है। तो ये बताओ कि एलडीएल का रिसेप्टर डिग्रेड हुआ है या रिसाइकल हुआ है? रिसाइकल हुआ है, केवल जो लिगेंड है वो डिग्रेड हुआ है बस, है ना। दूसरा पढ़ेंगे हम किसका? आयरन का, है ना। आयरन को कैसे इनटेक किया जाता है ना एक सेल के द्वारा। आप लोग खाते हो क्या आयरन? लोहा, जो भी आप वेजिटेबल्स वगैरह खाते हो उसमें मतलब आयरन मिलता है ना। बाकी ऐसा थोड़ी कि लोहे का चूरन वगैरह खाते होंगे। देखो दूसरा क्या है, अब इसी में है ना एंडोसाइटोसिस में ही आयरन इनटेक। देखो क्या होता है, आप जो भी कुछ भी खाते हो तो डाइजेस्ट होके वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है ना आयरन वगैरह। अब अपना कुछ भी आप खाओ पियो, ब्लड से अपना टारगेट होता है कि उसको टिश्यू तक या सेल्स तक पहुंचाया जाए। तो टिश्यू या सेल्स तक पहुंचाने के लिए पहले उसको ईसीएफ में जाना पड़ेगा, फिर ईसीएफ से कहाँ पे जाता है? सेल के अंदर जाता है। अब जो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है वो तो क्रॉस करके डायरेक्ट जा सकता है, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा वो क्रॉस नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चैनल, प्रोटीन, रिसेप्टर कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा। तो अब जो आयरन होता है ये हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है? कैसा होगा? क्योंकि Fe+3 Fe+2 चार्ज होता है, इसका मतलब हाइड्रोफिलिक होगा। तो ये डायरेक्टली क्रॉस करके नहीं जा सकता। तो देखो इसके लिए क्या होता है, ये जो सेल होती है ना, इस सेल के पास में एक रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर का नाम होता है फेरो ट्रांसफेरिन। ये फेरो वर्ड आयरन के लिए आता है ना, आपने पढ़ा होगा 11वीं-12वीं में, फेरस बोलते हैं आयरन को। तो इसके ऊपर एक रिसेप्टर मिलता है सेल के ऊपर। इस रिसेप्टर का नाम क्या है? फेरो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। और एक होता है अपना लिगेंड, है ना। जैसे लिगेंड का नाम है ट्रांसफेरिन। लिगेंड का नाम क्या है? ट्रांसफेरिन। तो देखो अब सपोज करके देखो, ये एक लिगेंड है और इसका नाम क्या है? अभी ट्रांसफेरिन है। इस ट्रांसफेरिन के साथ में कौन बाइंड कर सकता है? आयरन बाइंड कर सकता है ना। इसकी दो फॉर्म होती है ना ट्रांसफेरिन की। एक तो होती है ट्रांसफेरिन जब इसके साथ में आयरन बाइंड नहीं हो, मतलब एक कुल मिला के एक प्रोटीन है ना ट्रांसफेरिन। तो इसके साथ में जब आयरन बाइंड नहीं होगा तब तो इसका नाम ट्रांसफेरिन है, और जब इसके साथ में आयरन बाइंड हो जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? फेरो ट्रांसफेरिन। आयरन को क्या बोलते हैं? फेरस। फेरस प्लस ट्रांसफेरिन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फेरो ट्रांसफेरिन। समझ में आ गई बात? तो दो फॉर्म है इसकी, है ना। एक तो बिना आयरन के और एक आयरन के साथ। तो बिना आयरन के होगा तब तो क्या नाम होता है इसका? ट्रांसफेरिन। और जब आयरन बाइंड कर जाता है इसके साथ में तो फेरो ट्रांसफेरिन। अब इसकी खास बात क्या है कि ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के साथ में ट्रांसफेरिन बाइंड नहीं कर सकता। इस रिसेप्टर के साथ में, रिसेप्टर का नाम ही क्या है? देखो, फेरो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। तो कौन बाइंड करेगा इसके साथ में? मतलब जिस ट्रांसफेरिन के साथ में आयरन बाइंड होगा वही वाला फेरो ट्रांसफेरिन इसके साथ में बाइंड करेगा, बाकी नॉर्मल वाला ट्रांसफेरिन बाइंड नहीं कर सकता। तो देखो ये सेल क्या करती है, ईसीएफ में क्या रहते हैं? ये प्रोटीन रहती है ट्रांसफेरिन प्रोटीन। और जैसे ही ईसीएफ में या ब्लड में आयरन आएगा तो उसके साथ में बाइंड हो जाएगा। बाइंड करके, जैसे मैंने आपको आयनो-4 का रोल बताया था, आयनो-4 जो काम करता है ना, ऐसा ही ये काम करता है। ये उस आयरन के साथ में बाइंड होके और उसको लाएगा रिसेप्टर तक। अब आयरन जब इसके साथ में बाइंड होगा तो क्या रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो सकता है? ये
हो जाएगा। जैसे ये रिसेप्टर के साथ में बाइंड होगा तो अभी जो हमने प्रोसेस पढ़ी ना पूरी क्लेथरिन कोटेड बॉडी, पहले AP2 आएगी, फिर उसके बाद में क्लेथरिन आएगी, फिर उसके बाद में पिंच ऑफ करने के लिए डायनामिन आएगी, वो सारी प्रोसेस वापस से रिपीट होगी और इसको अंदर ले लिया जाएगा। समझ में आ गई कहानी? तो इसमें दो बातें हैं, ट्रांसफेरिन जो है अगर आयरन के साथ में होगा तब तो उसका नाम क्या होगा, फेरो ट्रांसफेरिन, अगर अकेला होगा तो ट्रांसफेरिन। और ट्रांसफेरिन जो है वो विदाउट आयरन के अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकता, तो इसका एक ही काम है, ये आयरन को पकड़ के लाएगा इसके पास में, तब बाइंड करेगा और फिर इसको वापस से भेज दिया जाएगा बाहर। मतलब ये बस ये ऐसे सेल के पास में आयरन पकड़ के लाता रहता है। कुल मिला के ये एक तरह से फेरस का आयनोफोर हो गया है ना आयरन के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट था, अभी इसके साथ में कोई आयरन वगैरह बाइंड नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके साथ में आयरन बाइंड करवाएंगे। कब बाइंड किया इसके साथ में, जब इसके साथ में कौन बाइंड हो गया, Fe+3। तो अब ये रिसेप्टर के साथ में क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब कौन सी प्रोसेस होगी बताओ, अब प्रोसेस होगी इंटरनलाइजेशन वाली। ग्रीन कलर में जो इसका नाम क्या है, ट्रांसफेरिन, और जो ब्लू कलर में बना है इसका नाम क्या है, Fe+3। पूरे का नाम क्या हो गया इसका, फेरो ट्रांसफेरिन। कौन सी प्रोटीन आएगी बताओ अब, तो ये ब्लू कलर में कौन सी प्रोटीन थी, अडप्टर प्रोटीन। फिर कौन सी प्रोटीन लेके आओगे आप, तो ये होगी आपकी अडप्टर प्रोटीन हो गई, और इसके ऊपर क्लेथरिन प्रोटीन हो गई, और यहाँ पे अंदर कौन था, फेरो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, और इसके साथ में कौन बाइंड है, और इसके साथ में Fe+3 वाली फॉर्म में। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब क्या किया जाएगा, इस वेसाइकल को पिंच ऑफ किया जाएगा। पिंच ऑफ के लिए कौन आएगा, डायनामिन आएगा। वही पूरी पुरानी कहानी रिपीट होगी अब। तो ये वेसाइकल हो गई पिंच ऑफ। और अब डायरेक्ट लिख दूं मैं, सपोज करो हमने इसको क्या कर दिया, पील ऑफ कर दिया। यहाँ पे डायनामिन आया था और पील ऑफ करने के लिए कौन आया होगा, HSP70, और एक्टिवेट करने के लिए कौन आया होगा, ऑक्जिलिन। मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि पूरी प्रोसेस सेम टू सेम प्रीवियस वाली है ना। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, अब अंदर भी ले लिया और पील ऑफ भी कर दिया। उसके बाद में अब इसका नाम हो गया एंडोसोम। अब इसको किसके साथ फ्यूज कराया जाए, लाइसोसोम के साथ में। तो ये हमने इसको फ्यूज करा दिया लाइसोसोम के साथ में। क्या पीएच अब चेंज होगी, अभी थोड़ी होगी, लाइसोसोम के साथ में फ्यूज होगा ना तब चेंज होगी। लाइसोसोम की पीएच कम होती है। तो ये था आपका, ये था लाइसोसोम। अब लाइसोसोम में पीएच कैसी होती है, बेसिक या एसिडिक, एसिडिक होती है, पीएच कम होती है ना लाइसोसोम में, H+ आयन ज़्यादा होते हैं। और एसिडिक पीएच जो होती है वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बनाती है या ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट बनाती है। जहाँ भी H+ ज़्यादा होते हैं तो क्या करते हैं, वो रिड्यूस करने का काम करते हैं ना, रिडक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो Fe+3 है इसको रिड्यूस करके Fe+2 में चेंज कर दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे Fe कौन सी फॉर्म में था, +3 वाली फॉर्म में। और जैसे ही लाइसोसोम के अंदर आएगा तो कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये Fe+2 में चेंज हो जाएगा। और Fe+2 जो है ये ट्रांसफेरिन के साथ में बाइंड नहीं होता। ट्रांसफेरिन के साथ में कौन सा फॉर्म में बाइंड होता है, ये +3 के साथ में। तो अब ये ट्रांसफेरिन के साथ में बाइंड रहेगा या डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा ऐसा, जिसमें
ये था आपका। अब आपको पता है कि जब ट्रांसपेरेंट के साथ में Fe2 नहीं रहा तो क्या ट्रांसपेरेंट अकेला बाइंड रहेगा रिसेप्टर से? मैंने क्या बताया कि केवल फेरो ट्रांसपेरेंट ही बाइंड होता है ना रिसेप्टर से। जैसे ही Fe+2 गया तो वो भी डिसोशिएट हो जाएगा। तो अब कौन कौन डिसोशिएट हो जाएंगे? ये तो था रिसेप्टर और ये था आपका कौन? ट्रांसफेरिन। ये भी इसके साथ में बाइंड नहीं रह सकता। ये तो एक वेसाइकल अलग हो गई और दूसरी वेसाइकल में क्या चला जाएगा? Fe+2। तो जो अपने काम का मटेरियल था वो तो हमने एक वेसाइकल बना लिया, बाकी जो बचा वो दूसरी वेसाइकल में पैक कर लिया। तो ये है आपका कौन सा एंडोसोम? रिसाइकल। इसको कहाँ पे भेजा जाएगा? बाहर भेजा जाएगा। तो इसको भेज दिया हमने बाहर। इसी डायग्राम में बना देते हैं ना। तो देखो बाहर जाके क्या होगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में से फ्यूज हो जाएगा, है ना, और जो रिसेप्टर है उसको वापस से लगा दिया जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में। तो ये तो लग गया रिसेप्टर अपनी जगह पे, और जो ट्रांसफेरिन था उसको वापस से बाहर रिलीज़ कर दिया जाएगा। समझ में आ गई वाली बात? इसमें लिगेंड का नाम क्या था? ट्रांसपेरेंट्स में ना लिगेंड था। एपो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है बिना आयरन के ट्रांसपेरेंट। जब कोई आयरन वगैरह बाइंड नहीं है तब तो एपो ट्रांसपेरेंट, एपो मतलब बिना, और जब बाइंड हो जाता है तो क्या बन जाता है वो? फेरो ट्रांसपेरेंट। तो देखो इसमें जो लिगेंड था वो एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट था। ट्रांसपेरेंट देखो यहाँ पे डिग्रेड हुआ या रिसाइकल हुआ? तो इसमें रिसेप्टर रिसाइकल हुआ या डिग्रेड हुआ? तो इसमें लिगेंड भी रिसाइकल हुआ और रिसेप्टर भी रिसाइकल हुआ। और इससे पहले वाले में रिसेप्टर रिसाइकल हुआ था, लिगेंड डिग्रेड हो गया था। यही तो हुआ था बस। तो इसको आप बना लो, है ना, एक बार जल्दी से। डायग्राम बना लो, फिर कुछ बातें मैं लिखा दूंगा, है ना। स्टेप मैंने लिखे इसलिए नहीं क्योंकि पुराने वाले हैं ना, कॉमन है सारे के सारे।
अरे आज साक्षी फिर कहाँ गायब हो गई एक दिन आके? सही नहीं हुई क्या अभी? प्रीति समझ में आ गया है? वैसे तो क्या है, इतना समय की जरूरत होती नहीं, क्वेश्चन इतना ज़्यादा डीपली नहीं आता। छाप लिया? प्रियंका छाप लिया? मिटा दूं इसको अब? देखो एक तो आता है एपोट्रांसफेरिन। क्या होता है इसका मतलब? विदाउट आयरन के ट्रांसफेरिन को क्या बोलते हैं? एपोट्रांसफेरिन। और एक होता है फेरोट्रांसफेरिन, ये विद आयरन। समझ में आ गए दोनों टर्म? जब ट्रांसफेरिन के साथ में आयरन बाइंड नहीं होगा तब तो उसको क्या बोलते हैं? एपोट्रांसफेरिन। और बाइंड होगा तो फेरोट्रांसफेरिन। और रिसेप्टर के साथ में कौन सा बाइंड करता है? रिसेप्टर के साथ में केवल फेरोट्रांसफेरिन ही बाइंड होता है, एपोट्रांसफेरिन बाइंड नहीं होगा। तो आयरन को +3 वाली फॉर्म में इनटेक किया जाता है या +2 वाली फॉर्म में? +3 वाली फॉर्म में इनटेक किया जाता है ना आयरन को। आस्था लिख लिया? ये नहीं लिखा भी? लिख लिया होगा अब तो। अब लिखो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ना कुछ। साहिल ये समझ में आया क्या?
अब अनिल कल आए फिर भी आपकी एब्सेंट लगी क्लास में, क्या मतलब निकल रहा है? चलो अब लिखो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था इसमें, किसको इनटेक किया था? LDL को, है ना। तो इसके केस में क्या हुआ था बताओ, रिसेप्टर का क्या हुआ था? रिसाइकिल हुआ था, और लिगैंड क्या हुआ था? रिसेप्टर तो रिसाइकिल हुआ था और लिगैंड डिग्रेड हुआ था। दूसरे पे कौन सा पढ़ा? आयरन। तो रिसेप्टर का क्या हुआ था? रिसाइकल, और लिगैंड रिसाइकल। ऐसी एपिथेलियल एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है, जो रिसेप्टर है वो हो जाता है डिग्रेड, और ये भी क्या हो जाता है? डिग्रेड। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एक क्वेश्चन होगा प्रकाश, है क्या अपने पास कैटलिस्ट वगैरह? नहीं है कैटलिस्ट? कितने मिनट की आ गया? अभी 1-2 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है ना, मैच करने वाला, सेल बायोलॉजी में। तनदीप को $95 भेज दिया। अमन निकल जाएगा, फिर ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये वाला नहीं था प्रकाश, एक और था, ये तो है ही। ये वाला नहीं था।
टेबल टाइप का क्वेश्चन था वो, ऐसा ही। इसमें या तो ऐड नहीं किया होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं मिल रहा है इसमें, ऐड नहीं किया शायद इसमें। लो इसको पकड़ो। ऐसा कैसा ही क्वेश्चन आया था ना जो मैंने आपको नोट कराया ना, इसमें आपको मैच करना था बस कि जैसे LDL का जो रिसेप्टर होता है उसका फेट क्या है, तो उसका रिसेप्टर और लिगेंड, रिसेप्टर तो क्या हो जाता है रिसाइकल, लिगेंड क्या हो जाता है डिग्रेड। तो ये जो टेबल मैंने बनाई है इस पर ऐसे इंपॉर्टेंट डाल लेना, ये ऐसे सेम टू सेम 4 नंबर में मैच करने के लिए आया था। और ऐसा यार थी कि ये जरूरी नहीं कि ये तीनों के तीनों ही आएंगे, मतलब कोई नया क्वेश्चन आएगा उसमें से 3 में से कोई एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट रिपीट हो सकता है, बाकी कोई एक का तो नया डालेगा ही उसमें, लेकिन उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये तो इससे मैच होगा, है ना पक्का। जैसे EGF आ जाए तो आपको ये तो पता लग जाएगा ना कि इसमें रिसेप्टर और लिगेंड दोनों ही डिग्रेड होंगे, तो 50-50 में तो कम से कम संभावना हो जाएगी ना, कोई 2 नाम नए भी आते हैं तो।